हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। नया चैनल है, एक और नई कहानी है आपके लिए। मैं इसी तरह से आपको कहानियाँ सुनाता रहूँ, तो उसके लिए आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप अभी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस यूट्यूब परिवार ने अब तक तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी दिया होगा, तो उसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। तो चलिए अपनी आज की कहानी पर चलते हैं, एक और नई सच्ची कहानी पर। तो क्राइम की दुनिया में कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें ऐसी ऐसी साजिश होती है कि जब उसका सिरा खुलता है तो कई लोगों को यकीन नहीं होता, पुलिस को भी नहीं। दूर से देखने में कई बार चीज़ें अलग अलग लगती हैं, अजीब लगती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि पता नहीं कातिल कौन हो सकता है। और कई बार कातिल लगातार आपके सामने घूमता रहता है, आपके आसपास रहता है, और आपको पता ही नहीं चलता। खासकर कि दो ऐसी चीज़ें हैं, एक रेप और एक किडनैपिंग। कई बार दुश्मनी निकालने के लिए रेप के मामलों में फंसा दिया जाता है, कई बार दुश्मनी निकालने के लिए किडनैपिंग के मामलों में फंसा दिया जाता है, कई बार दुश्मनी निकालने के लिए किसी पेंडिंग के मर्डर केस में फंसा दिया जाता है। तो जो आज की कहानी है वो भी इसी तरह से इसी के इर्द गिर्द की है। बात 2013 की है। अलीगढ़ में एक परिवार रहा करता था जिनका नाम था देवेंद्र। देवेंद्र परिवार के मुखिया थे। फैमिली में पत्नी, 3 बेटियां और ये 4-5 लोग ही थे। फिर कुछ रोजी रोटी की तलाश में देवेंद्र को अलीगढ़ को छोड़कर फरीदाबाद जाना पड़ा। अब वो फरीदाबाद में ही जॉब कर रहे थे। उनके साथ उनका पूरा परिवार था। बस उनकी एक बेटी, वो अलीगढ़ में ही थी, तीनों बेटियों में से। और तीनों बेटियां उनकी पढ़ रही थीं। तो जो बेटी उनकी अलीगढ़ में थी वो 12th में पढ़ रही थी, 12वीं में। वो भी फरीदाबाद चली गई और बाद में फिर वापस अलीगढ़ आ गई, क्योंकि उसकी छमाही के एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे। तो वो अपने मामा के घर पर रहती थी अलीगढ़ में, क्योंकि पूरा परिवार तो फरीदाबाद में था। तो वो अलीगढ़ में अपने मामा के यहाँ रहकर अपने एग्ज़ाम देने आई थी। वहाँ वो एग्ज़ाम देने के लिए 3 दिसंबर 2013 को गई अपने मामा के घर से एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर। उसके जाने के 9 दिन बाद 12 दिसंबर 2013 को देवेंद्र शर्मा वहाँ के अलीगढ़ में एक गांधी पार्क पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाकर एक रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। 12th में पढ़ने वाली एक लड़की, और वो शायद बालिग भी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि उनको उनको उनकी बेटी को किडनैप कर लिया है। तमाम जगह ढूंढ लिया, मिल नहीं रही। तमाम लोगों से पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद पुलिस पूछती है कि आपको किसी पे शक है तो हमें बताएं। तो देवेंद्र जिस जगह रहते थे फरीदाबाद में, उसी जगह एक लड़का रहा करता था जिसका नाम जय था। वो रिपोर्ट में उसका नाम लिखाते हैं कि जो उनकी बेटी का ही हम उम्र है, उसने ही शायद मेरी बेटी को किडनैप किया हो। वो अक्सर मेरी बेटी से बातें किया करता था, वो मेरी बेटी से दोस्ती थी उसकी। तो जय ने ही मेरी बेटी को किडनैप किया है। अब अलीगढ़ पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज होता है, क्योंकि बेटी उनकी अलीगढ़ से गायब हुई थी। एक लड़की की किडनैपिंग का मामला था, क्योंकि इल्ज़ाम एक लड़के के ऊपर लगाया गया था। और जय जो था वो फरीदाबाद में रहता था। अलीगढ़ पुलिस फरीदाबाद जाती है जय की तलाश में। जय को ढूंढती है, जय का घर मिलता है। पर जैसे ही घर पर पुलिस जाती है जय के, तो वहाँ तो पहले से ही एक दूसरी खबर तैयार थी। खबर ये कि जय के माँ बाप कहते हैं कि हम सब लोग खुद परेशान हैं, क्योंकि हमारा बेटा भी कई दिनों से गायब है। हमने बहुत ढूंढा अपने बच्चे को, हर जगह ढूंढा, पर कहीं नहीं मिला। हमने रिपोर्ट तक लिखा रखी है थाने में अपने बच्चे की तलाश के लिए। खैर अलीगढ़ पुलिस उस थाने में जाती है फरीदाबाद के, जहाँ रिपोर्ट दर्ज थी। वो रिपोर्ट देखते हैं, फरीदाबाद पुलिस से सारी जानकारी लेते हैं जय के बारे में। इधर देवेंद्र की बेटी की जानकारी भी फरीदाबाद पुलिस को देते हैं अलीगढ़ पुलिस के सिपाही। फिर दोनों पुलिस टीम मिलकर दोनों को ढूंढती है, पर दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। और फिर इसी स्टेट की पुलिस क्या, बल्कि सभी जगह की पुलिस यही सोचती है कि जब कोई लड़का लड़की गायब हो जाते हैं या घर से भाग जाते हैं, तो कि शायद दोनों प्यार करते होंगे, शादी करने नहीं दे रहे होंगे घर वाले, इसी वजह से दोनों गायब हो गए साथ में, वो भी अपनी मर्जी से। अब दोनों अपनी मर्जी से गए हैं तो छोड़ो, लौट आएंगे जब मन करेगा उन दोनों का। अब पुलिस वाले आराम से बैठ जाते हैं, फरीदाबाद पुलिस भी और अलीगढ़ पुलिस भी, दोनों। फिर और
दूसरे केस में लग जाती है। दोनों पुलिस टीमें अपने अपने और केस पड़े होते हैं काफ़ी सारे पेंडिंग, तो उनमें लग जाते हैं इस केस को छोड़कर। और जिस तेज़ी से इस केस की तफ्तीश करनी चाहिए थी अलीगढ़ पुलिस को और फरीदाबाद पुलिस को, वो उतनी तेज़ी से इस केस की तफ्तीश नहीं करते। वक्त बीत रहा था, वक्त बीतता है, और वक्त बीतते-बीतते 2012 से 2014 आ गया, तो लगभग 2 ढाई साल बीत गए। ना देवेंद्र की बेटी का कोई सुराग मिला और ना ही जय का, ढाई साल तक। कि तभी 2015 की तारीख आ गई। इसके बाद अचानक 1 सितंबर 2015 को देवेंद्र उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं अलीगढ़ के, जिस थाने में उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी 2012 में अपनी बेटी की किडनैपिंग की। वो थाने जाते हैं, पर अकेले नहीं जाते, वो अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाते हैं थाने में। अब 2 ढाई साल बीत चुके हैं, उस स्टेशन में जो पुलिस वाले थे वो भी बदल गए, नए पुलिस वाले आ गए। वो बताते हैं वहाँ के नए पुलिस वालों को कि हमने अपनी बेटी की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखाई थी ढाई साल पहले, तो हमारी वो बेटी हमें मिल गई है। पुलिस वाले इनकी पूरी जानकारी निकालते हैं, सब पता करते हैं इनके बारे में, इनसे भी पूछते हैं। फिर एसएसपी के सामने इन दोनों को पेश किया जाता है, इन्हें सब बताया जाता है। फिर अब बेटी अपनी कहानी सुनाती है एसएसपी साहब को। वो कहती है कि 2012 में मेरी जय से दोस्ती थी, तो एक दिन अचानक जय ने मुझे धोखे से किडनैप कर लिया और किडनैप करके वो मुझे मथुरा ले गया। वहाँ घर में मथुरा के एक घर में रखा, उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे जय के साथ, और फिर जय ने मेरे साथ रेप किया, उसके दोस्तों ने भी ज़बरदस्ती की, रेप किया, और मुझे करीब ढाई साल तक उसी मथुरा के उस घर में बंधक बनाकर रखा। देवेंद्र कहते हैं कि देखो साहब, मेरी बेटी के साथ क्या-क्या किया जय ने, और जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई तब उसे छोड़ दिया अकेला। अब बताओ मैं क्या करूं? अब मेरी बेटी क्या करेगी? और आपको भी पता होगा कि समाज क्या-क्या बातें करेगा और क्या-क्या बातें करता है इन सब चीज़ों में। अब पुलिस इन दोनों को समझा-बुझा कर घर वापस भेज देती है और फिर से अपनी पूरी ताकत से फिर इस केस पे लग जाती है, इस केस को सुलझाने में लग जाती है। अपने तमाम मुखबिर एक्टिव करती है, तमाम सोर्सों से पता करती है। जय का एक टीम जय के घर पर जाती है और वहाँ आसपास के इलाकों पर नज़र रखे हुए है। पर अभी-अभी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, पुलिस के हाथ कुछ नहीं मिलता जय के बारे में, ना कुछ पता चलता है जय के बारे में। इधर जय के घर वाले परेशान हैं कि उनका बेटा 3 साल से गायब है, 3 साल बीत गए, उनका बेटा नहीं मिला अभी तक। अलीगढ़ पुलिस, फरीदाबाद पुलिस दोनों जान झोंक देती हैं, पर कोई सुराग नहीं मिलता जय का। अब क्या किया जाए? इस दौरान में लड़की का स्टेटमेंट दर्ज हो चुका था। अब अलीगढ़ में जो एसएसपी थे वो बदल गए और एक नए एसएसपी साहब आए अलीगढ़ में, और जो नए एसएसपी साहब आए उनका नाम था राजेश पांडे जी। वो अलीगढ़ के नए एसएसपी बनते हैं। तो एक दिन वो बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि तभी कि जो सारी पुरानी फाइलें हैं वो निकालो, और जब पुरानी फाइलें निकाली गईं तो उसमें इस लड़की की भी फाइल निकली। अब उन एसएसपी साहब ने केस को स्टडी किया, अपने जूनियर से पूछा, तो पता चला कि लड़का-लड़की एक साथ गायब हुए थे। फिर बाद में लड़की तो मिल गई ढाई साल बाद, पर जो लड़का था जय वो आज तक गायब है, अभी तक नहीं मिला है वो। फिर जब फाइलें पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि इस केस में शायद हमसे ही कोई गलती हुई है। फिर कहते हैं कि इसे थाने बुलाओ देवेंद्र को, और इससे ठीक से पूछताछ करूँगा मैं खुद। देवेंद्र को थाने बुलाया जाता है। एसएसपी साहब सामने बैठाकर उससे बात करते हैं। वो अपनी बेटी की सारी कहानी सुनाता है, किडनैपिंग से लेकर मथुरा, मथुरा के बाद प्रेग्नेंट तक की। फिर बाद में पूछा जाता है कि क्या आपने कभी जय को ढूंढने की कोशिश नहीं करी? पर उसने, जो देवेंद्र थे, उन्होंने कहा की थी साहब, जय को मैंने भी ढूंढने की बहुत कोशिश करी। इतना गंदा काम किया है मेरी बेटी के साथ, तो मैं उसे क्यों ना ढूंढूंगा, मैं भी उसे ढूंढूंगा, और मैंने भी बहुत कोशिश करी उसे ढूंढने की, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। फिर आखिरी में एसएसपी साहब देवेंद्र से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं देवेंद्र से कि आप ये बताओ कि आपके हिसाब से जय कहाँ होना चाहिए? तो देवेंद्र कहते हैं तुरंत कि होगा कहीं किसी रेलवे ट्रैक के नीचे मरा पड़ा होगा, किसी ट्रेन से कटकर। उसने काम ही ऐसा किया है मेरी बेटी के साथ,
तो मर गया होगा शर्म के मारे। बस इसी सवाल जवाब के बाद देवेंद्र को वापस भेज दिया जाता है। फिर अब बस एसएसपी साहब के दिमाग में ये ही बात घूम रही थी, रेलवे ट्रैक वाली, कि देवेंद्र कुछ और भी बोल सकता था कि होगा कहीं किसी शहर में, कहीं छुप के रह रहा होगा, दुबक के रह रहा होगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा तो छुप रहा होगा कहीं से, लोगों से बच रहा होगा। पर नहीं, बोला ट्रैक वाली बात। अब एसएसपी साहब रेलवे ट्रैक पर जितनी भी लाशें मिली उन सब की जानकारी इकट्ठा करते हैं। जिस दिन देवेंद्र की बेटी और जय गायब हुए थे, तब से एक दिन पहले से लेकर आगे तक की, जब जय गायब हुआ 12 दिसंबर को, उससे 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक की जानकारी जेआरपी से अलीगढ़ पुलिस ने इकट्ठा करी। तो जब सारी जानकारी अलीगढ़ पुलिस के पास आ गई, तो देखा गया उसमें कि रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर एक और रेलवे स्टेशन था, जहां से एक लाश मिली थी। और पता चला कि इस शख्स की मौत रेलवे ट्रैक के नीचे आने से हुई थी। अब उस लाश की तफ्तीश करी तो जानकारी मिली कि उसके जो कपड़े, उसका चेहरा कुछ-कुछ जैसे मैच कर रहा था। तो फिर बाद में क्लियर हो गया कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि जय ही था। पर वो रेलवे ट्रैक पर खुद गया सुसाइड करने, या बात कुछ और है। अब ये तो कंफर्म हो गया था कि जय की मौत हो चुकी है, वो भी ढाई 3 साल पहले। अब अलीगढ़ पुलिस इन सब कड़ियों को जोड़ना शुरू करती है, किडनैपिंग से लेकर जय की मौत की जानकारी तक की। ये कत्ल है या सुसाइड है? अब पुलिस को जय की गुमशुदगी का राज मिल चुका था। अब जब पुलिस सारी कड़ियों को जोड़ती है, वो ऐसे कि जब पुलिस ने जब ये गई थी 12th के एग्ज़ाम देने 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक का उस लड़की के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि ये फरीदाबाद से 3 को आई एग्ज़ाम देने के लिए और 12 दिसंबर को गायब हुई। फिर किडनैपिंग की बाप ने रिपोर्ट लिखाई, तो ये लड़की 9 दिन तक कहाँ थी? तो फिर ये अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछताछ हुई, सबको फिर से कुरेदा गया, तो पता चला कि ये अपने मामा के घर पर थी और बिल्कुल ठीक-ठाक थी। और उस दौरान में कोई भी लड़का उन्होंने वैसे नहीं देखा। लेकिन फिर एक शख्स ने एक कहानी बताई, वो इस केस का चश्मदीद था। और उस कहानी के बाद पुलिस ने तुरंत लड़की के पिता देवेंद्र और उसके मामा, जिनका नाम प्रमोद है, उन्हें थाने बुलाया। और जब थाने बुलाया तो पुलिस ने पहले इनसे प्यार से बात करी, इनकी सारी बातें सुनी। फिर उसके बाद इनसे पूछताछ करने का जो तरीका था पुलिस का, वो बदल गया। और अब जब पुलिस ने इन दोनों से अपने स्टाइल में पूछताछ करी, तो एक कहानी आती है, 3.5 साल पुरानी। वो रहस्यमयी कहानी का पूरा सच सामने आ गया। कहानी कुल मिलाकर ये थी कि जब देवेंद्र अलीगढ़ से फरीदाबाद गए अपने रोजी रोटी के लिए कुछ खाने कमाने, तो उनकी जो बड़ी बेटी थी वो 12वीं में थी। उसी पड़ोस में फरीदाबाद में एक लड़का रहा करता था, उसी मोहल्ले में। उस लड़के का नाम जय था। वहाँ उसकी दोस्ती हो जाती है। जय से दोस्ती होने के बाद उन दोनों में धीरे-धीरे प्यार हो जाता है। इसके बाद अब एग्ज़ाम देने के लिए ये लड़की अलीगढ़ पहुँचती है 3 दिसंबर को। और एक दिन जय भी वहाँ अलीगढ़ पहुँच जाता है और वो तारीख थी 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई थी। तो 11 दिसंबर को जय पहुँचता है अलीगढ़ और उसे मालूम था कि मामा के घर पर है उसकी दोस्त। वो मामा के घर पर जाता है। घर पर उस वक्त कोई नहीं था, दोनों तन्हाई में मिलते हैं कि तभी इत्तेफाक से लड़की के मामा घर पर आ जाते हैं और वो इन दोनों को देख लेते हैं। इसके बाद मामा देवेंद्र को बताते हैं। फिर इसके बाद लड़की के मामा और देवेंद्र दोनों मिलकर लड़के का कत्ल कर देते हैं, जय का कत्ल कर देते हैं। दोनों मिलकर कत्ल करने के बाद लाश को ले जाते हैं रेलवे ट्रैक पर और लाश को रेलवे ट्रैक पर इस तरह से डाल देते हैं कि जब ट्रेन आए तो ऐसा लगे कि ये हादसा है, सुसाइड है। और इसके बाद वो अगले दिन जाते हैं थाने और थाने जाकर एक रिपोर्ट लिखवा देते हैं किडनैपिंग की। अब यहाँ तक सारी कहानी हो गई। अब जब किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखाई तो अपनी बेटी को भी गायब करना ज़रूरी है। इसके बाद वो अपनी बेटी को दूर अपने रिश्तेदार के पास भेज देते हैं और फिर कुछ वक्त बाद गुपचुप तरीके से अपनी बेटी की शादी भी कर देते हैं। कहानी में अभी साजिश के कई पहलू बाकी थे,
एक किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखाई, जय पर इल्ज़ाम लगाया। हालांकि जय का खुद कत्ल किया। फिर लड़की को अलीगढ़ से दूर हटाकर अपने किसी रिश्तेदार के पास भेज दिया और खामोशी के साथ अपनी बेटी की शादी भी कर दी, ताकि वो इन सारी चीज़ों से दूर रहे, बची रहे, ताकि आगे आने वाले टाइम में रिश्तों में कोई प्रॉब्लम ना हो। शादी करने के बाद जब वो लड़की प्रेग्नेंट हुई अपने पति से शादी के बाद, तो फिर एक रोज़, वही तारीख थी 1 सितंबर 2015, वो अपनी बेटी को अलीगढ़ लेकर जाते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन बाप और मामा लेकर पहुंचते हैं और बताते हैं कि हमारी बेटी मिल गई। जय ने इसको मथुरा में रखा था बंधक बनाकर, इसके साथ गलत किया, रेप किया बहुत। जब ये सब बात पुलिस को वो बताते हैं कि जय ने ये सब किया, किडनैप करके रखा, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब इसे छोड़ दिया, मेरी बेटी को छोड़कर भाग गया। जबकि हकीकत ये थी कि उनकी बेटी शादी के बाद अपने पति से प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन यहाँ पे जय को पूरी तरह से गुनहगार साबित करना था। इसीलिए वो लाए और ना सिर्फ ये बताया कि प्रेग्नेंट है, बल्कि जब उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया, तब भी दोबारा थाने गए कि देखो मेरी बेटी ने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया। पर ये सब जिसने किया है वो जय, वो आज तक फरार है, आज तक गायब है। पर हकीकत ये थी कि जय को ये लोग पहले ही मार चुके थे। इस लड़की के पिता देवेंद्र बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन 3 साढ़े 3 साल तक इन्होंने अलीगढ़ पुलिस को घुमा कर रख दिया, बेवकूफ़ बना कर रखा, नचा कर रखा, नई नई साजिशों की जो थ्योरी थी वो सामने रखी। वो ये बताता है कि साजिश रचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा या तेज तर्रार ज़हीन दिमाग ही काफ़ी है, बल्कि यहाँ ये है कि एक कम पढ़ा लिखा शख्स भी इस तरह से चकमा दे सकता है, साजिश रच सकता है। और एक जाहिल इंसान ने 3.5 साल तक अलीगढ़ पुलिस को बेवकूफ़ बनाकर रखा। खैर बाद में इस साजिश का भांडा फूटा और पुलिस ने इस पूरी साजिश के लिए मामा प्रमोद, बाप देवेंद्र और बेटी उसे भी गिरफ्तार किया, क्योंकि बेटी भी इस कत्ल में, इस साजिश में शामिल थी। इसलिए उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो शुरुआत में मैंने जैसा कहा था कि कई बार किडनैपिंग और रेप के बहुत सारे फेक मामले भी होते हैं। ये इन्हीं में से शायद एक कहानी थी और सच्ची कहानी थी ये आज की। तो आज की कहानी में बस इतना ही। तो उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। तो कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करना, कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और इसी तरह की रियल स्टोरीज देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस यूट्यूब परिवार ने अब तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।